ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 2 तक आ चुका है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, जिस तरह से साम्राज्यवाद किया ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने, उस कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सहायक संधि, दूसरा था व्यवगत का सिद्धांत और तीसरा था कुछ अन्य नीतियाँ, जैसे कि घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संधि की नीति, समान नीति। लेकिन मुख्य मुख्य नीतियाँ था सहायक संधि और व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है, दो नीति थी। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। उसने सेनानी सहायता देने के बदले भारतीय नरेशों से धन लेने की प्रथा शुरू की। सबसे पहले सहायक संधि की स्टार्ट फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था। ठीक है, सहायक संधि का शुरुआत किसने किया था? डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, उसने सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय नरेशों से धन लेने की प्रथा शुरू की। इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में शुरू किया था सहायक संधि। सहायक संधि को व्यावहारिक व सैद्धांतिक रूप से 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए अंग्रेजी साम्राज्य गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया। सहायक संधि को व्यावहारिक रूप से किसने दिया? लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया। सहायक संधि को व्यावहारिक रूप से किसने शुरू किया था? सहायक संधि को व्यावहारिक रूप से किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि को व्यावहारिक रूप से किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य था कि कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। और इसका कारण क्या था? और ये सहायक संधि लाने का कारण क्या था? सहायक संधि लाने का कारण था नेपोलियन का उदय होना और भारत में क्षेत्रीय राज्यों के साथ फ्रांसीसी गठजोड़, अंग्रेज समर्पित राजनीतिक प्रणाली का अभाव, भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का मांग व अभाव। सहायक संधि व्यवस्था जो थी एक प्रकार की सैन्य व मैत्री व्यवस्था थी। मतलब सैन्य व्यवस्था थी, पैसा लेने के बदले सेना दिया जाता था। इसमें बस मेन चीज़ ये याद रखना है कि सहायक संधि को व्यवहारिक रूप से शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को व्यवहारिक रूप से शुरू किया था। ठीक है, सहायक संधि की क्या क्या विशेषता थी? देशी रियासतें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखी जाएगी जो शासन प्रबंधन में परामर्श देगी। ठीक है, सहायक संधि की पहला विशेषता था कि जो देशी रियासत है वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी जो शासन प्रबंधन में प्रशासन में परामर्श देगी। दूसरा विशेषता था कि भारतीय रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसके अंदर जो भी चल रहा है उस पर कोई भी कार्यवाही या फिर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तीसरा था कि वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य के शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को श्रम, व्यापार या नौकरी नहीं देगी। ठीक है, मतलब कि जो भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा जो राज्य, वह कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी अन्य राज्य से शत्रु या फिर शत्रुता नहीं कर सकता, किसी दूसरे राज्य के लोगों को व्यापार या नौकरी नहीं दे सकता। फिर चौथा इसका विशेषता था कि सहायक संधि का चौथा विशेषता था कि देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी जिसकी खर्चा उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। सेना की खर्च के लिए नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सौंपना होगा। पांचवा विशेषता था कि देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात वह अपनी विदेश नीति कंपनी को सुपुर्द कर देगी। ठीक है, सहायक संधि की क्या क्या विशेषता थी? सहायक संधि को शुरू किया था एक व्यवहारिक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को शुरू किया था। पहला विशेषता था कि देशी रियासत एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी जो शासन प्रबंधन का परामर्श देगी। दूसरा था कि भारतीय राजनीति के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को श्रम, व्यापार या नौकरी नहीं देगी। चौथा विशेषता था कि देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी जिसका खर्च उसे रियासत को ही उठाना पड़ेगा। सेना के खर्च के लिए नगद धनराशि या राज्य से कुछ इलाका कंपनी को सौंपना होगा। पांचवा विशेषता था कि देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात वह अपनी विदेश नीति कंपनी को सुपुर्द कर देगी। किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के सेवा न रखना। ठीक है, जो सहायक संधि था जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में शुरू किया था एक व्यवहारिक रूप से, उसमें क्या क्या था? पहला था कि किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को सेवा में न रखना। दूसरा था कि राज्य में विदेश नीति कंपनी के अधीन रहेगी, राज्य में ब्रिटिश शासन की नियुक्ति होगी, रियासत में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगा। यह जो सहायक संधि से जो अंग्रेजी सेना रखे जाएंगे। रियासत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि को कुछ देशी राज्यों ने स्वतः स्वीकार कर लिया, तो वही कुछ राज्यों ने युद्ध में पराजित होकर इस प्रणाली को स्वीकार किया। ठीक है, आंसर। इसके अलावा कुशासन के आरोप लगाकर भी वेलेस्ली ने कर्नाटक, तंजौर और सूरत को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वेलेस्ली द्वारा किया गया कुछ प्रमुख सहायक संधियाँ। सबसे पहले सहायक संधि पे हैदराबाद ने हस्ताक्षर किया, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, मराठा, बराड़, सिंधिया, होलकर। सबसे लास्ट में होलकर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था 1818 में। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया 1798 में। सहायक संधि का देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा? जिस राज्य पर सहायक संधि आया उस पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के अब शासक रह गए थे। रियासतों की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी थी। देशी रियासतों के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप करने को देखने को मिला। रियासतों पर स्वतंत्रता का हनन किया गया। ठीक है, जो रियासत था उस पर स्वतंत्रता हनन कर दिया गया। जो राज्य पर सहायक संधि लगी थी उस पर क्या क्या देखने को मिले? सबसे पहला था कि देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के शासक रह गए थे। रियासतों की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी थी। देशी रियासतों के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप देखने को मिला। रियासतों पर स्वतंत्रता का हनन किया गया। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ? सहायक संधि से ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ हुआ? पहला लाभ हुआ कि फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। सेना के संगठन पर खर्च करने से मुक्ति हो गई। जो सेना पर खर्च होता था वो राज्य देता था। कंपनी के शत्रुओं और क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट किया। देशी रियासतों में निशस्त्रीकरण किया, जो भी शस्त्र थे उसको सब हथिया लिया। देशी रियासतों संघ या गुट बनाने से असमर्थ हो गया। कंपनी की साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार हुआ। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। सहायक संधि के बाद रियासतों के विवादों में कंपनी की मध्यस्थता बनी रही। यह सब था सहायक संधि के बारे में। दूसरा सहायक संधि किसने शुरू किया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। इसके बाद व्यवगत का सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसे गोद निषेध नीति या फिर हड़प नीति का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवगत सिद्धांत को गोद निषेध नीति या फिर हड़प नीति का सिद्धांत भी तो व्यवगत के सिद्धांत को गोद निषेध नीति या फिर हड़प नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवाद गवर्नर जनरल था। जो लॉर्ड डलहौजी था एक साम्राज्यवाद गवर्नर जनरल था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत या फिर गोद निषेध नीति या फिर हड़प नीति को किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। व्यवगत के सिद्धांत को या फिर हड़प नीति को, व्यवगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति को किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने विस्तार हेतु युद्ध, कुशासन का आरोप, कंपनी का बकाया धनराशि या फिर व्यवगत के सिद्धांत को अपनाया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति व अधिकतम आर्थिक लाभ एवं अर्जित करने के लिए इन नीतियों को अपनाया था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। इसके बाद देखते हैं व्यवगत के सिद्धांत क्या था। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई एक विलय नीति थी। व्यवगत का सिद्धांत क्या था? यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ किया गया एक विलय नीति था। व्यवगत सिद्धांत से तात्पर्य था कि पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ या पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती थी, हालांकि संपत्ति का अधिकार बना रहेगा। डलहौजी के समय से पहले जयंतिया, कोझिकोड, गुलेर, कन्नूर, कुत्तूर, कुतलेहर, कोडागू और कांगड़ा की रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में इस सिद्धांत से अधिकृत कर लिया था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत क्या था? कि व्यवगत सिद्धांत से तात्पर्य था कि पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ या पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकता है, हालांकि संपत्ति पर अधिकार उन्हीं राज्यों को बना रहेगा। ठीक है, इस हेतु डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी तथा भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जो गोद लेने की प्रथा थी इसके लिए उस पर पाबंदी लगा दिया और भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। प्रथम श्रेणी था वे राज्य जिनमें निर्माण में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था। उसने गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। जो प्रथम श्रेणी में जो राज्य ब्रिटिश एवं सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान था उन्होंने गोद लेने पर पाबंदी लगा दी। द्वितीय श्रेणी वे राज्य जो अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ थे। गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार की सहमति चाहिए। तीसरी श्रेणी वह थी जो कि रियासत जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रही। गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, व्यवगत सिद्धांत का क्रियान्वयन मतलब किस तरह से चालू किया गया? डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के क्रियान्वयन करते हुए निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।
सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बरघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। झांसी को व्यवगत सिद्धांत के द्वारा 1852 में मिला लिया। झांसी को व्यवगत सिद्धांत के द्वारा 1852 में मिला लिया। झांसी को व्यवगत सिद्धांत के द्वारा 1852 में मिला लिया। व्यवगत सिद्धांत की समीक्षा, क्या क्या इसका त्रुटि रहा वो जानेंगे। देशी रियासतों के 3 श्रेणियों में विभक्तिकरण का अंग्रेजों को अधिकार नहीं था। ठीक है, जो 3 श्रेणी में अंग्रेजों ने बांटा था उसका अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं था। देशी रियासतों को अंग्रेजों को विरुद्ध कर देना, जिससे कि ये व्यवस्था लगाने पर, व्यवगत का सिद्धांत लगाने पर जो भी देशी रियासत थे वो सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। धार्मिक रूप से स्वीकृत प्रथा में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया। जो धार्मिक रूप से स्वीकृत प्रथा था उसको अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। असंतोष की भावना हुई, जिसके कारण 1857 का विद्रोह देखने को हमें मिलता है। ब्रिटेन का भारतीय सीमावर्ती देशों के साथ कैसा संबंध था। 1816 में नेपाल, 1855 में बर्मा, 1904 में तिब्बत और 1922 में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। नेपाल को अंग्रेजों ने अपना मित्र राष्ट्र बनाया, जबकि अफगानिस्तान को स्वतंत्रता बनाई रखी थी। आंग्ल नेपाल संबंध के बारे में जानेंगे। युद्ध जो होता है आंग्ल नेपाल युद्ध 1813 से 1816 में होता है। उसमें अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था और नेपाल युद्ध का कारण था तराई क्षेत्र में सीमा का निर्धारण। परिणाम हुआ कि संगोली की संधि नेपाल में हुई। अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र बना। अंग्रेजी सेना में गोरखा रेजिमेंट रखा जाने लगा उसके बाद, जो कि नेपाल से था। आंग्ल बर्मा संबंध के बारे में जानेंगे। आंग्ल बर्मा में प्रथम युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1824 में होता है, जिसमें लॉर्ड एमहर्स्ट था। बर्मा द्वारा असम के हिस्सों पर कब्जा कर दिया जाता है, जिसके कारण यांडबू की संधि 1826 में एमहर्स्ट और अर्ल ऑफ आकारण की उपाधि दी जाती है। द्वितीय युद्ध में लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति बर्मा के द्वारा यांडू की संधि का उल्लंघन किया गया। कोई संधि नहीं हुआ। द्वितीय युद्ध के बाद बर्मा के तटीय क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार दिया गया। तृतीय युद्ध होता है लॉर्ड डफरिन के समय। बर्मा की फ्रांस में बढ़ती निकटता देखी गई। बर्मा का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। बर्मा की राजधानी रंगून बनाई गई। शासन हेतु उप राज्यपाल की नियुक्ति की गई। आंग्ल तिब्बत संबंध के बारे में जानेंगे। युद्ध जो होता है 1904 में युद्ध होता है। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। परिणाम हुआ लहासा का संधि। आंग्ल बर्मा संबंध हो गया, आंग्ल तिब्बत संबंध हो गया। आंग्ल अफगान संबंध के बारे में जानेंगे। अफगानियों के साथ इसके लिए भी 3 युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में, उसमें लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एल्बरो था अंग्रेजों की तरफ से। लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलिनबरो बनाम दोस्त मोहम्मद खान के बीच युद्ध होता है। ऑकलैंड और शाह शुजा और रंजीत सिंह ने त्रिपक्षीय संधि की थी। ऑकलैंड, शाह शुजा और रंजीत सिंह ने त्रिपक्षीय संधि की थी। अंग्रेजों की जीत पर भारी नुकसान हुआ था अंग्रेजों को। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें लॉर्ड लिटन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिजरेली और लॉर्ड लिटन की आक्रामक नीति इसमें देखने को मिलती है। गंडमक की संधि होती है। लॉर्ड अफगान युद्ध के द्वितीय युद्ध में गंडमक की संधि देखने को मिलती है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें कि वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बर्मा की फ्रांस से बढ़ती निकटता इसका मुख्य कारण था। रूस की बढ़ती आक्रामकता और प्रथम विश्व युद्ध मुख्य कारण था। 1922 में आंग्ल अफगान संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। कुछ तथ्य को पढ़ लेते हैं। बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य विशेष वस्तुएं रेशम, सूती कपड़े, सोडा और चीनी थी। बंगाल में जो अंग्रेजी व्यापार जो करता था वो मुख्य वस्तु था रेशम, सूती कपड़ा, सोडा और चीनी। 1757 ईस्वी में कोलकाता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रख दिया था। कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम क्या रख दिया था? अलीनगर रख दिया था। सिराजुद्दौला ने 1757 में जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीता था तो उसका नाम अलीनगर रख दिया था। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार प्लासी के क्लाइव की सफलता ने बंगाल का युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर के काल में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ने की शुरुआत की। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना उपयुक्त नहीं है। अवध राज को अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय की उपमा दी जाती है। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कर वसूल किया।
अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जजिया कर को बहादुर शाह ने बंद करवा दिया। इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उन्होंने बहादुर शाह ने बंद करवा लिया और इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह जो था उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह जो था उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। जो फर्रुख सियर था उसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। टीपू को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू को शेर ओ मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान की तलवार पर रल जड़ित बाग बना हुआ था। यह उनकी तलवार 21 करोड़ में नीलाम हुई थी। जो टीपू सुल्तान के तलवार पर रल जड़ित बाग बना हुआ था उनकी तलवार यह 21 करोड़ में नीलाम हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग बक्सर के युद्ध में प्रमुख कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण था। इसके बाद ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ और भारत पर इसका प्रभाव के बारे में जानेंगे। जो ब्रिटिश ने अपनी आर्थिक नीतियाँ जो भारत पर लगाई थी और उससे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला नीति था उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण देखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था क्या क्या थी, कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार हुआ, ब्रिटेन ने औद्योगिक नीति व भारत में औद्योगिक उद्योगों का क्या क्या विकास किया, भारत में परिवहन व रेल का विकास किस प्रकार हुआ ये देखेंगे। धन का निष्कासन और भारत में एक बड़ा अकाल पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उपनिवेशवाद में सबसे पहला नाम आता है साम्राज्य। उपनिवेशवाद, जब एक राज्य दूसरे राज्य को अपनी सीमा में एकीकृत कर लेता है तो इसी को क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। मतलब कि दूसरे राज्य को अपने सीमा के अंदर लेते आते हैं तो इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, किसी एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक विद्रोहन हेतु अधिकार करना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध होता है किंतु इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी होते हैं। नव उपनिवेशवाद क्या था, नव उपनिवेशवाद क्या है, विकसित देश अपने राष्ट्रीय हितों हेतु विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हैं, जिसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके 3 कारक थे, फैक्टर क्या क्या था, एक था पूंजीवाद, दूसरा था वैश्वीकरण और तीसरा था सांस्कृतिक संदर्भों के लिए उपनिवेशवाद बनाया जाता था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पहला था आर्थिक शोषण किया, निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया, जो बन रहे थे सामान इसका निर्यात किया, आयात कुछ नहीं होता था। कच्चे माल का निर्यात किया, जो कच्चे माल थे उसका भी निर्यात किया। पारंपरिक उद्योग अवरुद्ध हो गए, जिससे कि जो पारंपरिक उद्योग थे, जो भी हाथ से बनने वाला सामान था वो सब चीज़ खत्म होने लगा। दूसरा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद विकास भी हुआ, रेल निर्माण हुआ, सड़क निर्माण हुआ, प्रशासन में व्यवस्था आई। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के दौर में हस्तक्षेप हुआ, कानून नीति लाया गया, अंग्रेजी शिक्षा डाली गई, मिशनरी खोले गए। विस्तारवाद में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देखा गया, प्लासी, बक्सर, मैसूर ये सब युद्ध देखा गया, सहायक संधि बहुत सारे लाया गए और व्यवगत का सिद्धांत लाया गया। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद चरण क्या क्या थे। सबसे पहला था कि रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरण में बताया है। व्यापारिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813 तक, व्यापारिक एकाधिकार, अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हेतु और प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण, घेरे की नीति कहा जाता है इसे ही। देखो, सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे अध्याय 3.2 ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। पहला है व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1757 से 1813 तक चलता है। फिर है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1813 से 1858 तक चलता है। फिर है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो कि 1858 से 1947 तक चलता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण में बताया है रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1757 से 1813 तक चलता है। इसमें व्यापारी के एकाधिकार कर दिया गया, मतलब कि जो एकाधिकार कर लिया अंग्रेज, अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हेतु वो प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण, घेरे की नीति को अपनाया, अधिक से अधिक लाभ के लिए घेरे की नीति को अपनाया, कम से कम लागत पर भारतीय वस्तुओं को खरीद कर यूरोप में अधिक कीमतों पर बेचा जाने लगा, मतलब कि निर्यात तो बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अहस्तक्षेप, जो भी सामाजिक व्यवस्था था उसमें हस्तक्षेप किया जाने लगा। निवेश, बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तु को खरीदी करके उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना के माध्यम से लाभ अर्जित किया गया। बंगाल से जो भी वस्तुएं होती थी उसे खरीद कर बंगाल में बेचकर, बंगाल से उसे यूरोप में बेचकर उससे मुनाफा कमाने लगा। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण देखेंगे 1813 से लेकर 1858 तक चला। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल की आवश्यकता व तैयार माल हेतु बाजार की आवश्यकता।
इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो कच्चे माल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और तैयार माल के लिए बाजार हेतु जो तैयार माल हुए वहाँ से उसके बाजार की आवश्यकता थी। इंग्लैंड के व्यापारियों हेतु भारत एक मुफ्त व्यापार प्रणाली 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया। ठीक है, जो एकाधिकार था 1813 और 1833 के एक्ट द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। औपनिवेशिक क्षेत्रों को पूरा करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप, समाज सुधार व शिक्षा नीति भी लाई गई। बहुत सारे औपनिवेशिक क्षेत्रों को सही करने के लिए इसका प्रभाव हुआ कि भारतीय बाजारों में ब्रिटिश उत्पादों की भरमार में भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा। जो बहुत सारे सामान आने लगे, जैसे कि हस्तशिल्प जो भी था, जो भी कुटीर उद्योग थे, वो सब कम आने लगे, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ने लगा। कृषि के वाणिज्यिक कारण पर जोर दिया गया। नील, कपास, अफीम, चाय, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया, जिसके कारण इसका परिणाम देखा गया कि भारत में अकाल पड़ गया। इसके बाद इस अकाल से एक तरह का लुभाने के लिए भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ किया गया। उसके बाद तीसरा चरण था कि वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो कि 1858 से 1947 तक चलता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई। जो औद्योगिक क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा पूंजी उसको एकत्रित हो गई। पूंजी का निवेश सार्वजनिक ऋण के रूप में रेल, सड़क, डाक, बागान, कृषि और संचार आदि में किया जाने लगा। बैंकिंग व्यवस्था का विकास इसी के बाद हुआ। अध्याय 3.3 ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। जो वो लगान लेते थे, जो वो राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे, वो व्यवस्था कैसी थी। सबसे इसमें हम 4 तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इजारेदारी प्रथा, दूसरा है अस्थाई बंदोबस्त, तीसरा है रैयतवाड़ी और चौथा है महालवाड़ी। इसका भारत में भू राजस्व का कारण और उद्देश्य क्या था। जो रेवेन्यू लेता था लैंड से, लैंड रेवेन्यू का कारण और उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति, जिससे उसे औपनिवेशिक हित, जो कि उसको लाभ कमाना हित जो था उसको पूर्ति हो पाए, जिसका परिणाम हुआ कि धन निष्कासन और किसान शोषण किया जाने लगा। बहुत ज़्यादा धन निष्कासन होने लगा भारत से और किसान पर भी अत्यधिक शोषण किया जाने लगा टैक्स के कारण। भू राजस्व व्यवस्था की तुलना करके देखते हैं। पहले ब्रिटिश से पहले कैसा था भू राजस्व प्रणाली और ब्रिटिश काल के दौरान कैसा भू राजस्व प्रणाली हो गया। ब्रिटिश काल से पहले भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा था। जो उत्पादन होता था उसी का 1/6 या फिर 1/10 ऐसे करके टैक्स लिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में भू राजस्व भूमि का किराया बन गया था। मतलब कि अगर कभी उत्पादन हो या ना हो, लेकिन उन्हें फिर भी किराया देना पड़ता था। उत्पादन के घटते बढ़ने से भू राजस्व पर प्रभाव पड़ता था। जो भी उत्पादन घटता था या फिर बढ़ता था तो भू राजस्व पर प्रभाव पड़ता था। उत्पादन या के घटने से भू राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ता था। भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं था। जो भी भूमि का स्वामित्व था, जो इसका मालिक था, वो स्पष्ट नहीं था। जमींदारों को भूस्वामी और जमीन का खरीद बिक्री दे दिया गया अंग्रेजी प्रथा में, ब्रिटिश प्रथा में। सबसे पहले इजारेदारी प्रथा के बारे में जानेंगे, जिसे फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा को फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इजारेदारी प्रथा के प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग इजारेदारी प्रथा के प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग। इसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार। इजारेदारी प्रथा का क्षेत्र था बंगाल और बिहार। इजारेदार किसको कहा जाता था, जमींदार और ठेकेदार को कहा जाता था। इजारेदारी प्रथा का प्रवर्तक था वॉरेन हेस्टिंग और इसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार। और इजारेदार किसे कहा जाता था, जमींदार, और ठेकेदार को इजारेदार कहा जाता था। यह कैसी व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दे दिया जाता था। जो भी जमींदार या भी जो भी ज़्यादा भूमि का ठेका लगाता था उसको भूमि का ठेका दे दिया जाता, लगान जो बोलता था। यह ठेका पंचवर्षीय होता था और ये ज़मीन उसे 5 साल के लिए दे दिया जाता था, जिससे टैक्स वसूल कर उसे अंग्रेजों को दिया जाना था। ठीक है, इजारेदारी किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जिसका परिणाम जो हुआ, ये एक असफल योजना थी और 1777 में 1 वर्षीय रूप में इसे परिवर्तन कर दिया गया। 1777 में इजारेदारी को 1 वर्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि पहले 5 वर्ष था। इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त आता है। अस्थाई बंदोबस्त का प्रवर्तक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त था उसका प्रवर्तक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रांसिस और जॉन शोर की सहायता से अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया। अन्य नाम इसका था इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिसेबदारी। ये सब अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम थे। इसका क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तर कर्नाटक, ये सब इसके क्षेत्र थे। कुल भूमि का 19% क्षेत्र इजारेदारी प्रथा अस्थाई बंदोबस्त प्रथा से कुल भूमि का, भारत की कुल भूमि का 19% क्षेत्र, अंग्रेजी शासन की कुल भूमि का 19% क्षेत्र अस्थाई बंदोबस्त से लगान वसूला जाने लगा। 1790 में 10 वर्षों हेतु इसे कर दिया गया और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को परमानेंट कर दिया गया।
इजारेदारी प्रथा का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इजारेदारी का वॉरेन हेस्टिंग्स था। और अस्थाई बंदोबस्त का था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? जो अस्थाई बंदोबस्त थी, इसकी विशेषता क्या थी? अस्थाई का मतलब होता है कि भू राजस्व की अस्थाई दर, जो भी भू राजस्व, जो भी टैक्स रेवेन्यू होगा उसका एक दर निश्चित कर दिया जाता था। बंदोबस्त का मतलब होता था कि जमींदार से लगान समझौता, जो भी जमींदार होता था उसी से लगान का समझौता किया जाता था। कुल भू राजस्व जो भी उत्पादन होता था उसका एक आधार वर्ष मान लिया गया था, और उसमें आधार वर्ष 1790 से 1791, इसी के अनुसार हर वर्ष टैक्स लिया जाता था, जिसमें से 10/11 जो टैक्स होता था, जैसे कि अगर 11 टैक्स हुआ तो 11 में से 10 पार्ट कंपनी को दिया जाता था, और 11 में से एक पार्ट जमींदार अपने पास रखता था टैक्स वसूलने के कारण। तय गए गए लगान से अधिक जो भी टैक्स, जो भी लगान दिया जाता था उससे अगर जो भी अधिक होता था वो सब जमींदार को ही दे दिया जाता था। 1/11 जमींदार को मिलता ही था, और जो भी एक्स्ट्रा जो मिलता था वो भी जमींदार के हित में जाता था। और इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, और अनुपस्थित जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी इसे सूर्यास्त कानून के नाम से इसलिए जाना जाता था, यदि तय समय के अवधि में जमींदार ने कंपनी को लगान नहीं दिया तो कंपनी भूमि छीन लेती थी। तो जमींदारों से भूमि क्या करती थी? कंपनी छीन लेती थी, और इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून भी कहा गया। इसे अनुपस्थित जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था, क्योंकि जमींदार की भूमि नीलाम होने पर दूसरे गांव शहर के लोग नए जमींदार बन जाते थे। जो भी जमींदार ज़्यादा बोली लगाता था तो उसे ही दे दिया जाता था, जो कि दूसरे शहर, दूसरे गांव के भी जमींदार आकर इसमें बोली लगा देते थे। जमींदार जो ज़्यादा लगाता था, जमींदार मध्यस्थ बन गया था, किसान और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ बन गया था, तो किसान का इससे बहुत बड़ा शोषण होने लगा, बहुत ज़्यादा शोषण किसानों का होने लगा। ठीक है, इसमें दो बात याद रखनी की, इजारेदारी प्रथा किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। और अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, इसे सूर्यास्त कानून, उपस्थित जमींदारी कानून। अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? ये जो अस्थाई बंदोबस्त कानून लाया गया इसका उद्देश्य क्या था? अस्थाई बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था इसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था राजस्व की प्राप्ति, भू राजस्व और अस्थाई और अधिकतम होना। जो भू राजस्व था, जो टैक्स रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू जो था वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति, जो भी प्रशासनिक कार्य थे, जो भी मतलब कि जो अंग्रेज उसको जाके वसूलता, उससे मुक्ति मिल गई, अब जमींदार ही से बंदोबस्त करने का कारण बन गया। किसान का कृषि का विकास, जमींदार वर्ग ने प्रयोगों को बढ़ावा दिया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो, जिससे वो लगान दे पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अंग्रेजों को व्यापारिक वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया, जमींदार वर्ग का केवल भूमि में निवेश था। ठीक है, उससे जिसे भूमि में निवेश जो था वो जमींदार वर्ग का हो गया, तो इससे जो वाणिज्य को अंग्रेजों के द्वारा बढ़ावा दिया गया उनका उनसे पैसा नहीं लगा। समर्थक वर्ग का विकास हुआ, जमींदारों की मदद से जन आक्रोश को दबाना के लिए आसान हो गया, क्योंकि जमींदार की सहायता अंग्रेजों को मिलने लगी। अस्थाई बंदोबस्त के उद्देश्य एवं कारण क्या क्या थे? अस्थाई बंदोबस्त का कारण एवं उद्देश्य में पहला कारण था कि अधिकतम और अस्थाई भू राजस्व की प्राप्ति, भारतीय समर्थक वर्ग तैयार करना, प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति मिल गई, कृषि का विकास हुआ। ये सब जान चुके हैं। परिणाम क्या हुआ? अस्थाई बंदोबस्त का परिणाम क्या हुआ? किसानों में अत्यधिक शोषण होने लगा, मतलब कि उसे जो निश्चित रेवेन्यू था उन्हें देना पड़ता था। सर्वाधिक लाभ जमींदार को मिलता था। ठीक है, जिससे कि जमींदार ज़्यादा शिक्षित होने लगे, जिनको इतना पैसा आने लगा वो शिक्षित होने लगे। इसका एक परिणाम देखा गया किसान विद्रोह और 1857 की क्रांति, इसका एक परिणाम था। कृषि का वाणिज्यीकरण भी एक परिणाम हुआ, मतलब कृषि भी एक बेहतर होने लगी धीरे धीरे। फिर रैयतवाड़ी प्रथा आता है। सबसे पहला था इजारेदारी प्रथा, जो कि सबसे पहले थी इजारेदारी, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने चलाया था। फिर था अस्थाई बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। उसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि अलेक्जेंडर थॉमस जो कि अलग अलग प्रवर्तक थे इसके। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड ने ब्राह्म क्षेत्र में चलाया था, टॉमस मुनरो ने मद्रास में चलाया था, एलिफिस्टन ने बॉम्बे में चलाया था। इसका क्षेत्र था मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिम भारत, पूर्वी बंगाल। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भारत में कुल 51% क्षेत्र पर था। जो स्थायी बंदोबस्त थी वो 19% स्तर पर था, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो लगभग 51% क्षेत्र पर था। भारत के लगभग 51%, ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर था। इसका उद्देश्य और कारण क्या था कि बंदोबस्त के दोषों का निवारण किया जाए, जो भी अस्थायी बंदोबस्त में जो भी दोष थे उसका खत्म किया जाए। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके कारण थे बंदोबस्त के दोषों का निवारण करना, जो भी अस्थायी बंदोबस्त में जो भी दोष थे उसका निवारण करना। दक्षिण पश्चिम भारत में बड़े जमींदार को यूनिवर्सिटी, जो भी दक्षिण पश्चिम भारत थे, जो भी दक्षिण पश्चिम के भारत थे उसमें जमींदार की बहुत कम जमींदार थे, इसलिए उनके अनुपस्थिति के कारण रिकॉर्डों को लगान, अधिवेश, विचारधारा,
बिचौलिया जमींदार वर्ग की समाप्ति, जो भी बिचौलिया थे जो कि बीच का काम करते थे, उनको समाप्ति करने के लिए भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? जो भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी विशेषता क्या थी? जमींदारों के स्थान पर रैयतों, किसान को लगान समझौता दिया गया। जो भी जमींदार के स्थान पर किसको दिया गया? रैयतों। रैयत किसको कहा जाता है? किसानों को लगान समझौता दिया गया। रैयतों को भू स्वामित्व बना दिया गया। जो भी रैयत थे उसे ही भू का स्वामित्व बना दिया गया। रैयतों का पंजीकरण किया गया। रैयतों का पंजीकरण किया गया। कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया गया। जो भी कृषि भूमि था उसका सर्वेक्षण किया गया। रैयतों को भू स्वामित्व बना दिया गया। रैयतों का पंजीकरण किया गया। कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया गया। 1812 में जमीन गिरवी रखने का अधिकार दिया गया, जिसे महाजनी प्रथा द्वारा शोषण किया गया। महाजनी प्रथा द्वारा जिसका शोषण किया गया, लगान जो टैक्स होता था वह उसका दर कुल उत्पादन का 2/5 भाग किया गया। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें से जो दर था वह 2/5 भाग किया गया। 2/5 भाग किया गया। जो आधार बना, भूमि का क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता दिया गया। जो आधार था वो भूमि का क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता, जो भी क्षेत्रफल था और जो उत्पादन क्षमता था उसका 2/5 लगान लिया गया। लगान ना देने पर भूमि की जब्ती कर ली जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान ना देने पर भूमि की क्या कर ली जाती थी? जब्त कर लिया जाता था। लगान को पुनः निर्धारण प्रत्येक 20-30 वर्षों में लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसका परिणाम क्या हुआ? इससे भी किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, जिससे महाजन का कर्ज बढ़ गया, ज़्यादा लगान दिया जाने लगा, जबरन मजदूरी किया जाने लगा। प्राकृतिक आपदा के दौरान भी लगान लिया जाने लगा था। 2/5 के हिसाब से लगान लेता था। प्राकृतिक आपदा भी आती थी फिर भी उन्हें लगान देना पड़ता था। ग्रामीण व्यवस्था का विखंडन हो गया। जो भी ग्रामीण व्यवस्था थी उस पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद महालवाड़ी प्रथा व्यवस्था आता है। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था आता है। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक जो था वो हॉल्ट मैकेंजी था। हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी का व्यवस्था का महालवाड़ी व्यवस्था का कौन था? हॉल्ट मैकेंजी था। हॉल्ट मैकेंजी था। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था। लगभग 30% क्षेत्र पर यह फैला हुआ था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो 51%, महालवाड़ी 30% और एक था इजारेदारी प्रथा जो कि 19% पर फैला हुआ था। हो गया 60, 70, 80, 90 सब। जो महाल होता था, महाल का अर्थ होता है ग्राम। महाल का अर्थ क्या होता है? ग्राम होता है। भूमिका, महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महाल को माना जाता था। इस पद्धति में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारण करने का प्रयास किया गया। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। 1801 में कंपनी का अवध के नवाब से इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, बरेली का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जहां प्रायोगिक तौर पर इस प्रणाली को लागू किया गया। इस प्रकार यह पद्धति उत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिम भारत का एक बड़े क्षेत्र पर लागू की गई। आगामी समय में यह व्यवस्था मध्य प्रांत एवं पंजाब में भी लागू कर दी गई। ठीक है। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इस भू राजस्व प्रणाली को औपचारिक रूप से स्थापित किया। जो हॉल्ट मैकेंजी था उसे ने ही महालवाड़ी व्यवस्था को स्थापित किया, जिसमें मार्टिन बर्ड ने वैज्ञानिक सुधार प्रस्तुत किए। मार्टिन बर्ड ने इसमें वैज्ञानिक सुधार प्रस्तुत किए। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? इस प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण सम्मिलित रूप से उत्पादन के आधार पर राजस्व चुकाने हेतु उत्तरदायी होते थे। जो ग्राम होता था उसी को राजस्व देना पड़ता था। जो रेवेन्यू होता था वो चुकाने के लिए वो उत्तरदायी होते थे। राजस्व वसूली का कार्य ग्राम प्रधान या जमींदार क्या करते थे? जो भी टैक्स रेवेन्यू का काम होता था वो जो ग्राम प्रधान होता था वो करता था, या फिर जो ग्राम प्रधान करता था, या फिर जो जमींदार होता था वो करता था। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था तथा कृषकों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था। जो समस्त ग्राम होता था उसे ही भूमि का मालिक माना जाता था, और जो कृषि होते थे वो जमीन का मालिक वो नहीं होते थे। ग्राम प्रधान या जमींदार को कृषकों से प्राप्त राजस्व का 83% ब्रिटिश सरकार को देना होता था। जो ग्राम प्रधान होता था वो ब्रिटिश को 83% देता था और 17% अपने पास रखता था। इस प्रणाली के अंतर्गत मार्टिन बर्ड ने एक नया योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत कई गांवों को एकत्रित करके लगान का निर्धारण किया गया तथा उसमें विभिन्न ग्रामों में बांट दिया। मार्टिन बर्ड ने भूमि का सर्वेक्षण के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति को प्रस्तुत किया तथा भूमि का मानचित्र एवं पंजीयन को तैयार किया था। किसने किया था? मार्टिन बर्ड ने। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसमें मार्टिन बर्ड ने बहुत वैज्ञानिक प्रस्तुत किया था योजना। ठीक है।
भू राजस्व की दर महालवाड़ी प्रथा में भू राजस्व की दर 66% निश्चित की गई थी, जिसे आगे बेंटिक ने 60% तथा डलहौजी ने 50% तक घटा दिया। यह भू राजस्व व्यवस्था संपूर्ण भारत में 30% भाग पर क्रियान्वित थी। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो लगभग 30% भाग पर क्रियान्वित थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा, महालवाड़ी प्रथा का प्रभाव क्या पड़ा। इस प्रणाली से महाल मतलब होता है जो जमींदार होते थे, महल मतलब होता है ग्राम। ग्राम में कर वसूली करने वाले ग्राम प्रधान अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। इस ग्राम प्रधानों की स्थिति जमींदारों की भांति हो गई थी। लगान से अत्यधिक दर से कृषकों का शोषण किया जाने लगा, और इतने ज़्यादा दर से क्या होने लगा कि कृषकों का शोषण किया जाने लगा। एक बार इसे शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था सबसे पहले आया था अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। जो अस्थायी बंदोबस्त था उसका जो शुरू किया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र था। जो अस्थायी बंदोबस्त था वो 19% भूमि पर किया जाता था। ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर किया जाता था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दे दिया गया था। राजस्व की जिम्मेदारी जिम्मेदार जमींदार को दे दी गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा का प्रवर्तक कौन था, टॉमस मुनरो था, जो कि 1820 में किया था। बम्बई, मद्रास, असम भूमि का 51% रैयतवाड़ी प्रथा से लगान वसूला जाता था। भूमि का मालिक जो होता था किसान होता था। रैयत का मतलब होता है किसान। राजस्व की जिम्मेदारी किसान की होती थी। कर की दर 33% से 55% कर दी गई थी। और इसका प्रभाव, और एक था महालवाड़ी प्रथा जो कि लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी था, जो कि 1822 में चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में भूमि का 30% कर होता था। भारत राजस्व की जिम्मेदारी गाँव की मुखिया की होती थी। कर की दर 60% कर दी गई थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रिटिश भूकालीन व्यवस्था में सबसे पहला नाम आता है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का, जिसके प्रवर्तक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के प्रवर्तक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी प्रथा का प्रवर्तक था हॉल्ट मैकेंजी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और प्रांत पंजाब वाले क्षेत्र में था, जिसमें भूमि का 30% दिया जाता था। राजस्व का जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दिया जाता था। कर की दर जो थी वो 60% थी। इसका प्रभाव क्या हुआ, जो ये तीनों व्यवस्था थी, जो कृषि के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, टैक्स रेवेन्यू के लिए, जो लैंड टैक्स रेवेन्यू के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता स्थित हो गई, मतलब वो अत्यधिक गरीब होते गए। कृषि में ठहराव व अवनति आने लगा। पुराने जमींदार का उन्मूलन हुआ तथा नए जमींदार का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था पर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जमींदार, साहूकार एवं महाजन वर्ग के रूप में नवीन वर्गों का उदय हुआ। किसानों का अधिकतम शोषण तथा कृषक विद्रोह इसी के कारण शुरू होने लगे। इन वर्गों की उद्योग निवेश में अरुचि थी, मतलब कि उद्योग में ये लोग निवेश नहीं करते थे। स्वामीदास संबंधों का उदय हुआ। कृषक जमींदारों को व्यक्तिगत रैयत मान लिया गया। दानवाकार जमींदार का उदय हुआ। अनुपस्थित या दूरवासी जमींदारी, ये सब चीज़ उदय हुआ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इसके बाद अध्याय 3.4 आता है, जिसमें था कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर कृषि करना। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब है व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर कृषि करना ही क्या कहलाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब है कि व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर कृषि करना कहलाता है। नकदी फसलें जो थी, जैसे कि चाय, जूट, कपास, नील, कॉफ़ी, अफीम, ये सब नकदी फसलें थी। जो चाय था वो असम इलाके में उपजाया जाता था। 1835 में प्रथम चाय बागान असम में खोला गया था। 1838 में असम चाय कंपनी खोली गई। जूट जो था वो बंगाल के इलाके में उपजाया जाता था। कपास, नील, कॉफ़ी ये सब भी उपजाने लगा। अफीम जो थी वो चीन, और 1773 में चीन पर और अफीम पर एकाधिकार कर लिया। ठीक है, ये सब नकदी फसल थे। वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि कृषि के मुनाफे के लिए किया जाने वाला कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। कृषि में ब्रिटेन के लोगों का भारत में निवेश किया जाने लगा। जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारत की कृषि में निवेश करने लगे। ब्रिटेन से पहले भी कृषि का वाणिज्यीकरण था। जो ब्रिटेन था उससे पहले भी कृषि व्यापारिक मुनाफे के लिए कृषि किया जाता था पहले भी। इसका उद्देश्य और कारण क्या था, कृषि का वाणिज्यीकरण का उद्देश्य क्या था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, मतलब कि वो अगर अधिक बेचेंगे तो वो अधिक टैक्स देंगे। इसका मेन कारण ये भी था। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे ब्रिटेन को कच्चे माल की ज़रूरत थी भारत में, और उसका बनाकर वो बेचता था, और कच्चा माल वह भारत के कृषकों से लाता था। चीन के साथ व्यापारिक संतुलन को बनाना, और चीन के साथ जो व्यापारिक संतुलन था उसको बनाना भी कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए जरूरी था। कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। जो कृषि लोग जो कमाने के लिए जो भी फसल उपजाने लगे थे उसका क्या प्रभाव पड़ा।
एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्रभाव यह पड़ा कि प्रभाव ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था का जुड़ा हुआ, जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे वो शहर से जुड़ने लगे, क्योंकि वो जो उपजाते थे उन्हें बेचना पड़ता था। विशेषीकरण और तकनीकों का बढ़ावा मिला, जो भी तकनीक थे वो सब बढ़ावा मिला, लेकिन इससे बहुत सारे नकारात्मक चीज़ भी नकारात्मक चीज़ ज़्यादा हुए हैं। किसानों के स्थान पर ब्रिटिश सरकार को लाभ हुआ। किसानों के स्थान पर लाभ किसको होता था? ब्रिटिश सरकार को होती थी। किसानों को ऋण जाल में फंसाना एवं निर्धनता को बढ़ावा दिया गया, उसको बहुत ज़्यादा गरीबी के दलदल में इस तरह धकेला गया। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी एवं अकाल की बारंबारता, मतलब कि खाद्यान्न फसल के उत्पादन में जो भी खाने वाला फसल था उसमें कमी होने लगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जूट कपास ये सब उपजाते थे, और अकाल की बारंबारता, बार बार अकाल आने लगा। ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भारत में जबरन कृषिगत उत्पादन एवं कृषि के शोषण मध्यस्थों के माध्यम से होने लगा। चाय नील एवं बागानों की कृषि की स्थिति दासों जैसी होगी। जो भी चाय नील ये सब बागान की कृषि थी, इससे कृषि की स्थिति क्या हो गई? दासों की जैसी होने लगी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद किसान ऋणग्रस्त हो गए थे। जो भी अमेरिकी गृह युद्ध था उसके बाद जो भारत के किसान थे वो बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए थे, कर्ज उन पे बढ़ गया था। के बाद अध्याय 3.5 आता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन की विऔद्योगिकरण नीति व भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। भारत में जो उद्योगों का विकास हुआ वो क्या हुआ? विऔद्योगिकरण। विऔद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी देश के उद्योगों का क्रमागत खत्म होता जाना, उद्योग का विनाश होता जाना ही क्या कहलाता है? विऔद्योगिकरण कहलाता है। भारत में ये किस प्रकार हुआ विऔद्योगिकरण? पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन। जो भी पारंपरिक हाथ से बनने वाली चीज़ें थे उनका क्या होने लगा? पतन होने लगा, वो सब खत्म होने लगा। नवीन उद्योगों का विकास न होना, नए नए उद्योगों का विकास ना होने के कारण जो पुराने उद्योग थे वो भी असफल होने लगे। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था विऔद्योगिकरण का सिद्धांत। विऔद्योगिकरण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था, मतलब प्रतिपादित किया गया था। विऔद्योगिकरण के क्या कारण थे? जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, विऔद्योगिकरण के क्या कारण थे? विऔद्योगिकरण के कारण में पहला कारण था ब्रिटिश की औद्योगिक क्रांति। जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये पहला कारण थे। 1813 में मुक्त व्यापार, 1813 से जो मुक्त व्यापार शुरू कर दिया था ब्रिटेन ने भारत पर, ये एक मुख्य कारण था। दूसरा था बाजार अवस्थिकता। तीसरा था ब्रिटेन में भारतीय वस्तु का उच्च आयात शुल्क। और तीसरा कारण था भारत में जो भारतीय वस्तु था उस पर बहुत ज़्यादा आयात शुल्क लगता था। जो भी आता था सामान उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगता था। देसी रियासतों का पतन। जो भी देसी रियासत थे वो सब खत्म होने लगे थे। हस्तशिल्प उद्योगों का परंपरागत संरक्षण व क्रेता का पतन, ये सब होने लगा था। विऔद्योगिकरण का एक कारण था भारत में यातायात विकास। जो भी यातायात विकास था वो सब नहीं था उतना ज़्यादा। चौथा कारण था विऔद्योगिकरण का कि ब्रिटिश साम्राज्यिक और शैक्षणिक नीति, जो भी साम्राज्यिक नीति और शैक्षणिक नीति थी वो सब भारत के उद्योगों को खत्म करते जा रही थी और सोच में परिवर्तन भी हुआ। इसके कारण दधनी प्रथा एक प्रकार का ठेका था, और विऔद्योगिकरण का एक कारण था दधनी प्रथा। ये दधनी प्रथा क्या था? दधनी प्रथा एक तरह का ठेका था। दधनी प्रथा एक तरह का ठेका था, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। और इसके प्रभाव क्या पड़े? औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा? विऔद्योगिकरण का पहला प्रभाव पड़ा कि शिल्पकार बेरोजगार हो गए। जो भी शिल्पकार थे, हाथ से जो बनाने वाले शिल्पकार थे, हस्तशिल्पकार, वो सब बेरोजगार होने लगे। ग्रामीण क्षेत्र में इनका पलायन होने लगा। जो शहरी क्षेत्र थे वो लोग शहर से ग्राम की ओर जाने लगे। कृषि पर दबाव पड़ा, जिससे ग्राम की ओर जाने से कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। प्रचंड बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी। जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है वो उत्पन्न होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेरोजगार होने लगे। इसका एक प्रभाव यह पड़ा कि भारत में इसके कारण अकाल भी पड़ा। तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि परंपरागत आत्मनिर्भर उद्योगों का पतन हो गया। जो भी आत्मनिर्भर उद्योग थे, जो भी छोटे मोटे उद्योग थे वो सब खत्म होने लगे। चौथा कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी में कमी होने लगी। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार था उसमें भारत की भागीदारी क्या होने लगी? खत्म होने लगी। 1800 में 19.4% भारत का योगदान था विश्व बाजार में, लेकिन 1913 में यह 1.4% रह गया। मतलब कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी थी वो बहुत कम हो गया, ना के बराबर। नोट: हालांकि हस्तशिल्प उद्योगों को पूरी तरह पतन नहीं हुआ। बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि बने रहे। जो भी बढ़ई वर्ग के लोग थे, जो भी कुम्हार वर्ग के लोग थे, जो भी लोहार वर्ग के लोग थे, वो सब ये सब बने रहे। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास किस प्रकार किया गया? ये 2 चरण में आधुनिक उद्योगों का विकास भारत में 2 चरण में किया गया। एक होता है प्रथम चरण और एक था द्वितीय चरण। प्रथम चरण 1850 से 1914 तक चला और द्वितीय चरण 1914 से 1945 तक चला। प्रथम चरण में जूट बागान, चाय, कॉफी, रबर आदि का विकास ब्रिटिश पूंजी द्वारा किया गया। 1854 में प्रथम सूती फैक्ट्री कावसजी डांबर बम्बई में खोली गई। 1854 में प्रथम सूती फैक्ट्री कावसजी डांबर बम्बई में खोली गई। 1855 में प्रथम जूट फैक्ट्री जॉर्ज ऑकलैंड रिसरा बंगाल में खोला गया। 1870 में बंगाल आर्यन
आर्यवन वर्कर्स कंपनी खोला गया। 1930 में प्रथम चीनी मिल देवरिया उत्तर प्रदेश में खोला गया। 1903 में प्रथम चीनी मिल देवरिया उत्तर प्रदेश में खोला गया था। प्रथम चीनी मिल कहाँ खोला गया था? देवरिया उत्तर प्रदेश में। 1903 में प्रथम चीनी मिल देवरिया उत्तर प्रदेश में खोला गया था। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश में खोला गया था। 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना गुजरात में खोला गया था। 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना गुजरात में खोला गया था, जिसका उत्पादन चेन्नई में होता था। 1907 में टाटा स्टील जमशेदजी टाटा का शुरुआत हुआ। 1907 में टाटा स्टील का शुरुआत होता है। 1907 में टाटा स्टील का शुरुआत होता है। द्वितीय चरण 1914 से 1945 तक चला। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारतीय पूंजीपतियों ने उद्योग लगाए। जो भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिससे भारतीय पूंजीपति वर्ग के लोग जो थे उन्होंने उद्योग लगाए। 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू हुई। 1923 में क्या शुरू हुआ? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। 1937 में इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी बंगाल में शुरू हुई। 1937 में इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी बंगाल में शुरू हुई। तीसरा था सूती वस्त्र, जहाजरानी, साबुन आदि में निवेश शुरू हो गए थे। ठीक है। प्रमुख कारखाना अधिनियम और उद्योग, जो औद्योगिक भारत में औद्योगिकरण की नीति शुरू हुई थी, उससे प्रमुख कारखाना अधिनियम और उद्योग के बारे में जानेंगे। कौन कौन से आयोग बने? 1875 में प्रथम कारखाना समिति बनाया गया। 1875 में प्रथम कारखाना समिति बनाया गया। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन बनाया गया। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन बनाया गया। 1916 में प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग बना। 1916 में प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग बना। 1921 में वित्तीय कमीशन का गठन हुआ। 1921 में वित्तीय कमीशन का गठन हुआ। 1929 में श्रम आयोग बना। 1929 में क्या बना? श्रम आयोग बना। 1929 में श्रम आयोग बना। प्रमुख अधिनियम कौन कौन से थे? पहला था कारखाना अधिनियम, जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन ने लाया था। कारखाना अधिनियम किसने लाया था? 1881 में लॉर्ड रिपन ने लाया था। एक कारखाना अधिनियम 1851 में लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लाया था। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग ने लाया था। कारखाना अधिनियम 1934 जो कि लॉर्ड विलिंगटन ने लाया था। और कारखाना अधिनियम 1940 जो कि लॉर्ड वेवेल ने लाया था। इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। जो कारखाना अधिनियम 1881 था वो लॉर्ड रिपन ने लाया था। 1881 लॉर्ड रिपन ने लाया था। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन ने लाया था। यह अधिनियम बाल श्रम से संबंधित था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता था। इस नियम में बोला गया था 1881 के लॉर्ड रिपन के कारखाना अधिनियम में बोला गया था कि जो 7 वर्ष से कम वर्ष के आयु के लड़के होंगे उनको कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है। 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के घंटे को सीमित किया और खतरनाक मशीनों से संरक्षित करने का निर्देश दिया गया। और इसमें कहा गया कि जो 12 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उसके काम करने के घंटे को सीमित कर दिया गया और खतरनाक मशीनों को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया। और इसके बाद कारखाना अधिनियम 1891 आता है, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन लाता है। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भी 9 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चे थे उन्हें कारखाना में काम करने को प्रतिबंध लगा दिया। और 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कार्यवधि को 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। और जो 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे होंगे वो 7 आवर प्रतिदिन काम करेंगे। कारखाना अधिनियम हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे।